हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो डियर फ्रेंड, आज हम बात करेंगे मैकाले के विवरण पत्र की। मैकाले का विवरण पत्र 1835 की बात करेंगे। इसको बहुत ही डीपली, बहुत ही आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। मैकाले का विवरण पत्र क्या था, किस तरीके से उसमें जो है कि उनके क्या गुण थे, क्या दोष थे और किस बात पर अधिक जोर दिया गया। मैकाले का भारत में आगमन कब हुआ, उसके मैकाले के सामने 3 मुद्दे जो रखे गए थे वो कौन से थे, इस प्रकार से उसका विवरण पत्र क्या था। और जो है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एक ही बार में पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो और उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी पेपर ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखे जाते हैं। तो ये जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे उससे रिलेटेड इसमें कुछ 15 क्वेश्चंस डाले गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, कि अगर पेपर आपका ऑब्जेक्टिव हो जाता है तो फिर आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। इसलिए जो क्लासेस हैं आपकी वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बेस पे चलाई जा रही हैं। यूनिवर्सिटी ने नहीं बताया है कि पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, इसलिए हम सभी कंफ्यूजन में हैं कि आखिर होगा तो होगा क्या। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। मैकाले का विवरण पत्र, सबसे पहले इसकी अवधारणा या फिर यहाँ पे हम भूमिका भी लिख सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 ईस्वी में, कब? 1813 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र जारी किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 में एक आज्ञा पत्र जारी किया। इस आज्ञा पत्र में कंपनी ने भारतीय शिक्षा के उत्तरदायित्व को स्वीकार किया। यानी कि जो आज्ञा पत्र ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से सन 1813 में जारी किया गया था, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की जो शिक्षा थी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हुए 1 लाख रुपए की धनराशि जनसाधारण की शिक्षा पर खर्च करने का निश्चय किया, कि जो भी बच्चों को शिक्षा दी जाएगी हम उस पर 1 लाख रुपए की धनराशि जो है वो खर्च करने का निर्णय लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने 1813 में एक आज्ञा पत्र जारी किया और भारत की जो शिक्षा थी उसका उत्तरदायित्व तो उसने अपने सर लेते हुए 1 लाख रुपए की धनराशि जनसाधारण शिक्षा पर खर्च करने का उसने दृढ़ निश्चय ले लिया। लेकिन प्रॉब्लम एक हुई, क्या समस्या हुई कि इसके संबंध में, यानी कि ये जो है कि आज्ञा पत्र तो जारी कर दिया गया, लेकिन इसके संबंध में कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया। आपको पता है कि हमारी सरकारें कितने सारे जब इलेक्शन होना होता है तो उससे पहले कितने सारे वो क्या कहते हैं अपना जारी कर देते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इतनी लाख नौकरी दे देंगे, और उसके बाद इलेक्शन हो जाता है, भूल जाते हैं। या फिर कितने सारे नियम कानून बनते हैं लेकिन उन पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, तो फिर वो फाइलों में दब करके रह जाते हैं। वही सिचुएशन यहाँ पे हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा कहा तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने सर ले ली, लेकिन उससे संबंधित कोई भी उसने महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया, है ना। कितने सारे कानून हैं जिन पर कोई भी महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया जाता है। इसके बाद क्या हुआ? प्राच्य पाश्चात्य विवाद ने जन्म लिया। ये क्या था और इससे क्या हुआ, आगे समझते हैं। प्राच्य पाश्चात्य विवाद, देखिए, प्राच्य पाश्चात्य विवाद की वजह से भारत की जनता 2 भागों में बंट गई। जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद हुआ उसकी वजह से यह एक ऐसा कारण था जिससे हमारे भारत की जो जनता थी या कुछ लोग थे वो 2 हिस्सों में बंट गए। कैसे थे वो 2 हिस्से? एक तरफ तो वो लोग थे जो ये चाहते थे कि भाषा का जो माध्यम हो, जो बच्चों को शिक्षा दी जाए, वो उस लैंग्वेज का जो मीडियम हो वो अरबी हो, फारसी हो, संस्कृत हो, यानी कि भारतीय भाषा पर जोर होना चाहिए, ना कि विदेशी भाषाओं का, ठीक है। इसके जो समर्थक थे वो एच विल्सन थे, HD प्रिंसेप आदि। ये लोग चाहते थे कि भारत में जो भी शिक्षा दी जाए, बच्चों को जो भी शिक्षा दी जाए, उसका माध्यम क्या होना चाहिए? अरबी हो, फारसी हो, संस्कृत, यानी कि कुल मिलाकर के क्या हो, भारतीय भाषा पर जोर होना चाहिए। दूसरी तरफ वो लोग थे जो ये चाहते थे कि भाषा का माध्यम अंग्रेजी, यानी कि पाश्चात्य भाषा, विदेशी भाषा पर जोर था, जिसके समर्थन में डेविड हेयर, राजा राममोहन राय और मैकाले, लॉर्ड बेंटिंग भी थे। तो क्या हुआ? प्राच्य पाश्चात्य विवाद की वजह से भारत के लोग 2 हिस्सों में बटे और उसमें से कुछ लोग चाहते थे कि भारत की जो शिक्षा हो उसका माध्यम भारतीय भाषा होनी चाहिए, और कुछ लोग चाहते थे कि अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब जो मैकाले था उसका भारत में आगमन कब हुआ?
10 जून 1834 को सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में भारत आए। कौन? जो लॉर्ड मैकाले थे वह गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में भारत आए थे। कब आए थे? 10 जून 1834 को भारत आए थे। और तत्कालीन का मतलब होता है उस समय के जो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त किया। यानी कि जब मैकाले भारत आए तो उस समय तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे जिनका नाम लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, उन्होंने मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति जो थी उसका क्या किया? प्रधान नियुक्त किया, यानी कि उसका मुख्य जो है उसको बना दिया मैकाले को। मैकाले के सामने 3 मुद्दे रखे गए थे। कौन कौन से 3? देखिए बहुत ही निचोड़ आपको बता रहे हैं। अगर आप इसको बुक में या इजी नोट्स में कहीं से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा, ये एकदम निचोड़ है इसका। मैकाले के सामने 3 मुद्दे रखे गए, एक तरीके से आपका रिवीजन भी कह सकते हैं आप। एक तो 1 लाख रुपए की जो धनराशि का खर्च है उसकी व्याख्या करना, दूसरा था जो साहित्य शब्द है उसको एक्सप्लेन करना, और भारतीय विद्वानों की व्याख्या करना। ये 3 मुद्दे थे जो मैकाले के सामने रखे गए थे। 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने सुप्रसिद्ध विवरण पत्र गवर्नर जनरल की काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत किया। कब किया? 2 फरवरी 1835 को। किसने? मैकाले ने। ठीक है, किसके सामने? गवर्नर जनरल की काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत किया मैकाले ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब जो विवरण पत्र था उसके बारे में जानते हैं। साहित्य शब्द का अर्थ अंग्रेजी साहित्य से है। जो विवरण पत्र था उसमें क्या इंक्लूड था, क्या शामिल था कि जो साहित्य शब्द की आप बात करते हैं वह अंग्रेजी साहित्य से है, ना कि उसमें संस्कृत शामिल है, अरबी और फारसी। ठीक है, ये भाषाएं शामिल नहीं है। साहित्य का मतलब है अंग्रेजी साहित्य से, इंग्लिश लिटरेचर से। भारतीय साहित्य का मजाक उड़ाते हुए लिखा गया, एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय की मात्र एक अलमारी भारत और अरबी के संपूर्ण साहित्य के बराबर होगी। क्या कहा गया कि यानी कि यूरोप की पुस्तकालय की जो एक अलमारी है ना पुस्तकालय की, वह भारत और अरब का पूरा साहित्य अगर मिला दिया जाए तो उस एक अलमारी के बराबर होगा। ये क्या हुआ? ये हमारे भारतीय साहित्य का मजाक उड़ाया गया। क्या मजाक उड़ाया गया? कि यूरोपियन जो पुस्तकालय है उसकी एक अलमारी भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर होगी। यानी कि भारत और अरब की जो पूर्ण साहित्य है वह यूरोप के अलमारी की पुस्तकालय की अलमारी की एक बराबर नहीं है। संस्कृत साहित्य पर प्रहार करते हुए लिखा गया, क्या हम ऐसे साहित्य और विज्ञान को पढ़ाएंगे जो अत्यंत निम्न कोटि का है, जो अत्यंत ही डाउन है, नीचा है, खराब है, बेकार है, जिसका कोई मोल नहीं है ना, निम्न कोटि का है, जबकि हम सत्यपूर्ण इतिहास और दर्शन का ज्ञान करा सकते हैं। तब क्या हमें ऐसे चिकित्सा साहित्य का ज्ञान कराएंगे जिन पर अंग्रेज पशु चिकित्सकों को भी लज्जा आएगी। यानी कि अंग्रेज के जो जानवरों के डॉक्टर होंगे ना उनको भी शर्म आएगी। ज्योतिष यहाँ का ऐसा है जिस पर स्कूल की अंग्रेज बालिकाएं हंस पड़ेंगी, ऐसा ज्योतिष है। इतिहास ऐसा है जिसमें 77 फीट लंबे राजाओं का वर्णन है। बताओ ये कोई बात है? इस तरीके से मजाक उड़ाया गया। और भूगोल ऐसा है जिसमें शीरे और मक्खन का वर्णन है। ये हमारे जो भारतीय संस्कृति थी उसका मजाक उड़ाया गया। शिक्षा के माध्यम के प्रश्न को लेते हुए उन्होंने अंग्रेजी का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया और भारतीय भाषाओं के विषय में लिखा कि ये इतनी अविकसित और गंवारू है। क्या लिखा? भारतीय भाषाओं के विषय में क्या लिखा कि भारत की जो भाषाएं हैं वो इतनी अविकसित हैं, इतने गंवारू हैं कि जब तक इन्हें किसी विदेशी भाषा से संपन्न नहीं किया जाएगा तब तक उनमें सुगमता से किसी महत्वपूर्ण ग्रंथ का अनुवाद नहीं हो सकेगा। मैकाले ने अंग्रेजी भाषा की प्रशंसा को बढ़ा चढ़ा करके लिखा है। जो इंग्लिश लैंग्वेज से जो अंग्रेजी भाषा है उसको काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया है। भारतीय विद्वान का तात्पर्य उस विद्वान से है जो लॉक के दर्शन और मिल्टन की कविता से प्रेरित हो। शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए होनी चाहिए। क्या कहा गया कि जो शिक्षा हो वह केवल उच्च वर्ग के लिए होनी चाहिए,
इसके लिए मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत यानी कि छनाई का सिद्धांत भी दिया था, जिसमें जो उच्च वर्ग के लोग थे केवल शिक्षा उन्हीं को मिलनी चाहिए, जो निम्न लोग हैं वो अपने आप शिक्षित हो जाएंगे। ऐसा कहा गया कि उच्च वर्ग को शिक्षित कर दो, निम्न वर्ग अपने आप ही शिक्षित होता चला जाएगा, उनको अलग से शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, अलग से उन पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उच्च कोटि के लोग हैं, उन्हीं को शिक्षित करो। मैकाले के तर्क क्या दिए गए थे? अंग्रेजी भाषा के प्रति भारतीय जनता की गहन रुचि है, यह मैकाले के द्वारा तर्क दिया गया था कि जो इंग्लिश भाषा है उसके प्रति जो इंडियंस हैं, जो भारतीय जनता है, वह काफ़ी इंटरेस्ट रखती है। किसमें? इंग्लिश में। अंग्रेजी शासक वर्ग की भाषा है, जो अंग्रेजी है वह शासक वर्ग की भाषा है और भारतीय उच्च वर्ग इसका प्रयोग भी करता है। पूर्वी समुद्रों में अंग्रेजी व्यापार की भाषा बनने की पूरी संभावना है। भारतीयों को अंग्रेजी का विद्वान बनाया जा सकता है और प्रयत्न करना सरकार का परम कर्तव्य है कि वह भारतीयों को अंग्रेजी का विद्वान बनाए। इसके लिए प्रयत्न कौन करेगा? सरकार करेगी। जिस प्रकार इंग्लैंड का पुनरुत्थान यूनानी एवं लैटिन भाषा से हुआ, जिस प्रकार इंग्लैंड का पुनरुत्थान यूनानी और लैटिन भाषा से हुआ, उसी प्रकार भारत का पुनरुत्थान किससे होगा? अंग्रेजी भाषा से होगा। अब देखिए 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मैकाले की सभी बातों को स्वीकार कर लिया। कब किया? 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मैकाले के द्वारा जितनी बातें कही गई थी उसने स्वीकार किया। किसने? बेंटिंक ने स्वीकार किया। कब किया? 7 मार्च 1835 को स्वीकार किया। मैकाले के विवरण पत्र के गुण भी थे कुछ, और मैकाले का भारतीय शिक्षा में कुछ योगदान भी था। इसको समझ लेते हैं। देखिए, प्राच्य पाश्चात्य विवाद में तर्कपूर्ण निर्णय किया गया। दूसरी बात थी, धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाई गई और पाश्चात्य सभ्यता और ज्ञान को प्राप्त करने का अवसर भी मिला। देखिए, मैकाले के विवरण पत्र के कुछ दोष भी थे, कुछ कमियां थी, कुछ अवगुण थे। नंबर 1 तो पहली कमी क्या थी कि भारतीय साहित्य की जमकर के आलोचना की गई थी उसके विवरण पत्र में। भारतीय जो भाषा थी उस पर खूब प्रहार किया गया। साहित्य की कितनी आलोचना हुई थी कि मतलब यूरोपियन जो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय, उसकी एक अलमारी और पूरे भारत का साहित्य उसके बराबर नहीं है ना। और फिर भारतीय भाषा पर कितना प्रहार किया गया। केवल उच्च वर्ग को शिक्षा देने की बात कही गई कि उच्च वर्ग को शिक्षित कर दो, निम्न वर्ग अपने आप ही जो है शिक्षित हो जाएगा। ये कौन सी बात हुई? तो इस प्रकार से इसके कुछ दोष थे और कुछ गुण भी थे। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी मैकाले का जो विवरण पत्र था उसकी बात हमने कर ली। अब हम बात करते हैं इसके जो क्वेश्चंस हैं उनकी बात करते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न की। तो मैकाले जो मिनट था वह कब लिखा गया, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है मैकाले का जो विवरण पत्र था वह कब लिखा गया। ये आपका 1835 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1835 को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट वन है, मैकाले मिनट में निम्नलिखित में से किसकी हंसी उड़ाई गई है। तो जो मैकाले मिनट है, जो मैकाले का विवरण पत्र है, उसके अंतर्गत भारतीय इतिहास, यूरोपीय इतिहास, फारसी या संस्कृत, 4 ऑप्शन आपके सामने है। आपने पीछे पढ़ा भी है। किसकी हंसी उड़ाई गई है? आपको पता है, यूरोपीय इतिहास की हंसी उड़ाई गई है। नेक्स्ट वन देखिए, डियर फ्रेंड, आप में से ढेर सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं, इस वीडियो में भी कमेंट करेंगे कि सर पेपर क्या ऑब्जेक्टिव होगा। तो मैं बार बार इसी बात को लेकर के बताता हूं कि जिस तरीके से पेपर ऑब्जेक्टिव हुए हैं पीछे, तो एक हम लोग एक उम्मीद लगा सकते हैं, है ना, गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि पेपर ऑब्जेक्टिव हो सकता है, क्योंकि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम यूनिवर्सिटी ने ऑब्जेक्टिव कराया, पिछले साल बीएड का एग्जाम ऑब्जेक्टिव कराया, तो हो सकता है आपका भी एग्जाम यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव ही कराए। ठीक है, तो इसीलिए मैं जो क्लासेज दे रहा हूँ उसमें सब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव भी है। इसीलिए तो डाल रहे हैं कि पेपर चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो जाए या सब्जेक्टिव हो जाए, आप पूरी तरीके से प्रिपेयर रहिए। हम जो है करेक्ट नहीं बोल सकते कि पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। आप लोग भी पता करते रहिए, कहीं से अगर कुछ 100% रिटर्न में मिलता है तभी हम लोग विश्वास करेंगे, है ना। चलिए, एक तो यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम यह है कि वो कुछ बताती नहीं पहले। मैकाले के समय में सबसे तीव्र मतभेद किस बात पर था? अरबी साहित्य पर, संस्कृत साहित्य पर, भारतीय साहित्य पर, फिर शिक्षा का माध्यम। तो देखिए, मैकाले के समय सबसे तीव्र मतभेद यही था कि शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। मैंने पहले ही आपको बताया कि 2 भागों में लोग बट गए थे। एक तो चाहते थे कि अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए, दूसरे चाहते थे कि जो भारत की भाषा है, जो संस्कृत भाषा है, वह होनी चाहिए। कुछ लोग चाहते थे कि पाश्चात्य भाषा हो, यानी कि इंग्लिश वगैरह हो। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए।
ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये आपकी 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। भारत में शिक्षा के प्रसार का दायित्व किस चार्टर के अंतर्गत कंपनी पर निर्धारित कर दिया गया? 1811 के चार्टर, 13 के चार्टर, 33 या फिर 1853 के चार्टर। ऑप्शन 4 आपके सामने है, सही इसमें से होगा 1813 के चार्टर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है जनसाधारण की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष कितनी धनराशि सुरक्षित कर दी थी? तो यहाँ पे आपका 1 लाख रुपए जो है प्रतिवर्ष को ध्यान में रखते हुए जनसाधारण की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए को निश्चित किया गया था, है ना। जो आपने अभी पीछे पढ़ा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं। प्राच्य पाश्चात्य विवाद कितने वर्षों तक चला? ये आपका 1813 से लेकर के 1833 तक चला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस नीति के अनुसार की गई थी? प्राच्य शिक्षा विद नीति के अनुसार, पाश्चात्य नीति के, इन दोनों के या फिर इनमें से कोई भी नहीं था। तो डियर फ्रेंड, यहाँ पे जो संस्कृत कॉलेज की स्थापना थी वह प्राच्य शिक्षा विद नीति के अनुसार की गई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारतीयों की संस्कृति, धर्म और दर्शन यह किस पर केंद्रित है? सेंटर किस पर जो है कि केंद्रित है? प्राच्य साहित्य में, पाश्चात्य साहित्य में, इनमें से दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे जो भारतीयों की जो संस्कृति है, जो धर्म है, दर्शन है, वह प्राच्य साहित्य में केंद्रित है। किसमें? प्राच्य साहित्य में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ब्रिटिश संसद ने भारत की भावी शिक्षा नीति पर विचार करके शैक्षिक अनुदान की राशि 1 लाख से बढ़ा करके कितनी की थी? तो 1 लाख से बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। प्राच्य पाश्चात्य विवाद के अंतिम निर्णय को लोक शिक्षा की सामान्य समिति के सचिव ने किस गवर्नर के समक्ष प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पे आपका विलियम बेंटिंग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है प्राच्य पाश्चात्य विवाद के अंतिम निर्णय को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समक्ष किस सन में प्रस्तुत किया गया? तो यह आपका किया गया था जनवरी 1834 में। प्राच्य पाश्चात्य विवाद के अंतिम निर्णय को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समक्ष जनवरी 1834 में प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? जनवरी 1834 में। लॉर्ड बेंटिंग ने लोक शिक्षा की सामान्य समिति का प्रधान किसे नियुक्त किया था? किसे नियुक्त किया था? लॉर्ड मैकाले को, है ना। पहले ही हम लोगों ने पढ़ा कि लॉर्ड बेंटिंग ने लोक शिक्षा की सामान्य समिति का जो प्रधान था वह लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है विलियम बेंटिंग के प्रस्ताव की तिथि क्या थी? तो विलियम बेंटिंग के प्रस्ताव की तिथि 7 मार्च 1835 थी। कितनी थी? 7 मार्च 1835। डिफरेंट इस तरीके से आज के सिर्फ 15 क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ और पेड नोट्स में आपको जो पहले की मेरी 1 लाइन PDF है वो मिलेगी, प्लस जो ये क्लासेस चल रही हैं ये भी आपको मिलेंगी। ठीक है, तो पेड अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये मेरा दूसरा चैनल है। तो 50 नंबर क्वेश्चन हमारा रहता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। संस्कृत छात्रों के विषय में विलियम बेंटिंग का क्या आदेश था? तो संस्कृत छात्रों के विषय में विलियम बेंटिंग का जो आदेश था वह था कि इनकी छात्रवृत्ति रोक दी जाए। ठीक है, तो डियर फ्रेंड आज की क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए। कल से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस करने का प्रयास करेंगे और आप अपने दोस्तों तक जहाँ जहाँ हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।